नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट द्वितीय में द्वितीय पेपर ऑप्शनल बी में यूनिट सी में दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दादाभाई नौरोजी के कुछ आर्थिक विचारों का अध्ययन कर लिया है, जो कि निर्धनता एवं उसका मापन, राष्ट्रीय आय और निकासी सिद्धांत रहे हैं। साथ ही हमने दादाभाई नौरोजी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। यहाँ हम दादाभाई नौरोजी के संबंधित अन्य आर्थिक विचारों का अध्ययन दूसरे वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ यह जीवन परिचय बताया हुआ है, जो कि पुराने वीडियो में भी यानी पहले वीडियो में भी है। अब हम देख रहे हैं दादाभाई नौरोजी के अतिरिक्त आर्थिक विचार। पहला यानी कि चौथे नंबर पे आ गया है। ये 3 का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, ये चौथा है। ब्रिटिश शासन की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष नागरिक व सैन्य व्यय यानी डायरेक्ट सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज ए प्राइस ऑफ ब्रिटिश रूल। भारत पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए ब्रिटिश ने विशाल सेना की स्थापना की थी, जिसमें सभी कमीशन प्राप्त अधिकारी ब्रिटिश नागरिक होते थे। 1930 में पहली बार सीमित संख्या में भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी बने थे। नागरिक प्रशासन में उच्चाधिकारी ब्रिटिश नागरिक ही होते थे। भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश नागरिकों को वेतन व सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में व्यय भारत की धनराशि से ही किया जाता था, जो कि एक भारत पर अनावश्यक बोझ था। दूसरा, सार्वजनिक ऋण तथा उस पर ब्याज व लाभांश। ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखकर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व उसके बाद 1857 से ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक ऋण लेती थी। यह ऋण ऊंची ब्याज दर पर होते थे। इन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज व लाभांश निकासी के एक स्रोत के रूप में ब्रिटेन ही पहुंच जाता था। आर्थिक निकासी को रोकने का स्वशासन ही एक उपाय दादाभाई नौरोजी ने माना था। प्रारंभ में दादाभाई नौरोजी भारत के आर्थिक उत्थान व निर्धनता निवारण हेतु अंग्रेजों को यह समझाने का प्रयास किया कि निकासी में कुछ कमी करके और उस राशि को भारत में ही विनियोजित किया जाए। परंतु उन्होंने ब्रिटिश हित में होने वाले व्यय का भार भारत पर नहीं डालने की बात भी रखी और 20वीं सदी का प्रारंभ होते ही उन्होंने निकासी रोकने का एकमात्र उपाय स्वशासन ही बताया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले दादाभाई नौरोजी जहां एक ओर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित होने वाली निकासी राशि को कम करने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु बाद में उन्होंने इसके बजाय भारत को स्वशासन की ओर ही बढ़ने वाला बताया और उन्होंने पाया कि स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली घोर दरिद्रता या दुर्भाग्य से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। अब हम देखते हैं दादाभाई नौरोजी के करारोपण संबंधी विचार। ब्रिटिश सरकार की कर नीति भारतीय संसाधनों के शोषण का एक मुख्य साधन व भारतीय नागरिकों के भेदभाव का एक प्रतीक थी। नौरोजी ने सिद्ध किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां कर भार दुनिया में सर्वाधिक है। भारतीय नागरिकों पर कर भार ब्रिटिश नागरिकों पर कर भार की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। इंग्लैंड में कर भार राष्ट्रीय आय का 8.5 यानी 8.5% है, जबकि भारत में यह लगभग 22 यानी 22% है। अब हम देखते हैं रेलवे संबंधी विचार। भारत में आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का एक विशाल जाल फैलाया। भारत में रेलवे के प्रारंभ के साथ ही यह प्रश्न हो गया कि क्या यह देश की प्रगति का प्रतीक है या फिर भारत के आर्थिक शोषण का माध्यम। नौरोजी ने भी इस प्रश्न का मंथन किया।
उन्होंने रेलवे के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों पर ध्यान दिया, लेकिन उनका निष्कर्ष रेलवे विस्तार कार्यक्रम के विपरीत ही रहा। दादाभाई नौरोजी रेलवे के लाभ जैसे सस्ती व द्रुत परिवहन व्यवस्था, रोजगार के नए साधनों का विकास, आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, कृषि के लिए विस्तृत बाजार, देश के आर्थिक विकास को नई दिशा आदि को स्वीकार किया। साथ ही नौरोजी ने कहा कि ये उपयुक्त सभी लाभ भारत के संदर्भ में आंशिक रूप से दिखाई देते हैं। धीरे धीरे नौरोजी के विचार कठोर होते गए और उन्होंने रेलवे को भारतीय संदर्भ में लाभप्रद होने के स्थान पर हानिप्रद बताया। अब हम देखते हैं अन्य आर्थिक विचार। नौरोजी ने हस्तक्षेप की नीति की प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रबल विरोध किया और भारत के विशेष संदर्भ में इसे अनुपयुक्त बताया। उन्होंने भारतीय परिस्थिति में स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया। यानी हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित विचारधारा में एडम स्मिथ की हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कि सरकार को बाजार व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बाजार को स्वतंत्र छोड़कर अदृश्य हाथ के सिद्धांत के आधार पर ही व्यापार करना चाहिए। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के युग में भी एक प्रकार से हस्तक्षेप का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु बीच में भारत के संदर्भ में दादाभाई नौरोजी ने इसे उचित नहीं माना और स्वदेशी पर बल दिया। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी की अवधारणा पर ही बल दिया था। इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की और जो बाद में जवाहरलाल नेहरू की प्रथम भारत सरकार ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के बाद में आने वाले अनेक आर्थिक विचारकों, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, उनके विचारों की नींव में दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का योगदान रहा है। इसी प्रकार नौरोजी ने भारत से स्वर्ण निर्यात का विरोध किया, जिसके लिए B.R. अम्बेडकर ने भी अनेक आर्थिक विचार इस आधार पर दिए। दादाभाई नौरोजी ने भारत में माल्थस के जनसंख्या के नियम लागू होने का भी प्रबल विरोध किया। उन्होंने बताया कि दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी आदि अति जनसंख्या के कारण माल्थस के नियम अनुसार भारत में देखने को नहीं मिलते। ये तो वास्तव में भारत में ब्रिटिश सरकार के शोषण के प्रतीक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दादाभाई नौरोजी आर्थिक विचारों के मामले में लकीर के फ़कीर नहीं माने जा सकते और उन्होंने यूरोपियन आर्थिक विचारकों के सिद्धांतों को एक सिरे से नकार ही दिया, चाहे वो एडम स्मिथ हो, चाहे वो माल्थस हो। उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियमों की अलग तरीके से व्याख्या करी। यह भारत में चाहे स्वदेशी का मामला हो, चाहे भारत के स्वर्ण निर्यात का मामला हो, चाहे भारत में रेलवे संबंधी विचार हो, या भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की बात हो, उन्होंने सभी आर्थिक विचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में ही आकलन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दादाभाई नौरोजी आर्थिक विचारकों के संदर्भ में भारतीय विचारकों की आधारशिला आधुनिक रूप से माने जा सकते हैं। आशा है अब आप परीक्षा में दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों के संबंध में पर्याप्त रूप से जानकारी लिखकर अपना उत्तर बना सकेंगे। इस संदर्भ में आप एक प्रश्न लिख सकते हैं कि दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न संख्या 1 हुई। दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 2 आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले और दूसरे वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार दादाभाई नौरोजी के जीवन काल के बाद आने वाले प्रमुख आर्थिक विचार भारत के प्रमुख विचारकों में
दादाभाई नौरोजी के विचारों का क्या योगदान रहा? इसको फिर से सुन लें। दादाभाई नौरोजी के बाद के जीवन काल में भारत में हुए आर्थिक विचारकों में उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर की रूपरेखा में आप महात्मा गांधी के आर्थिक विचार, नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधी विचार, अम्बेडकर के स्वर्ण निर्यात से संबंधित विचार, स्वदेशी संबंधी महात्मा गांधी के स्वदेशी संबंधी विचार इत्यादि का उल्लेख अपनी पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य आर्थिक भारतीय विचारक के संबंध में चर्चा करेंगे।